सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम वीडियो के अंदर नेशनल इनकम का नेक्स्ट पार्ट कवर करेंगे, विच इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी, स्टॉक एंड फ्लो एज वेल एज लीकेजेस एंड इंजेक्शंस। हमारे तीन टॉपिक्स हैं जो जल्दी से कवर करेंगे। तो पहला टॉपिक करते हैं, दिस इज अगेन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। पर अगर आपको पेपर में लिखा हुआ है क्लियरली कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बताओ इन टू सेक्टर इकोनॉमी, इसमें बेटा स्पेसिफिकली बोला जाए टू सेक्टर इकोनॉमी में ही पूछा है, तो उस केस में ये एक्सप्लेन होगा। अगर खाली लिखा है कि एक्सप्लेन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, तो जो हमने कल लास्ट क्लास में किया था वो है, ठीक है। अब समझो, टू सेक्टर इकोनॉमी के लिए हमने पढ़े थे चार सेक्टर्स कौन से होते हैं, फर्म्स, हाउसहोल्ड्स, गवर्नमेंट, एक्सटर्नल सेक्टर। तो जब मैं दो की बात कर रहा हूँ तो हम प्रायोरिटी में दो उठाते हैं, बीच में सीक्वेंस में पहले दो कौन से थे, हाउसहोल्ड्स और फर्म्स। अब यहाँ पे एक चीज समझना, मैंने पहले भी बताया आपको, वो फर्स्ट क्लास में कराने का पर्पस यही था बेटा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, कि दोनों टॉपिक वही हैं जो देखो बार बार रिपीट करते हैं, है ना। तो अगर आपने वो फर्स्ट क्लास में नहीं किए होते तो यहाँ पे बार बार आपको वो कंफ्यूजन रहती, इसलिए वो इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। अब वापस आते हैं, तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पूछ रहा है इन टू सेक्टर इकोनॉमी की, दो सेक्टर इकोनॉमी के अंदर कैसे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ऑपरेट करता है। तो हम यहाँ पे दो सेक्टर्स का फ्लो बनाएंगे, ठीक है। वो कैसे बनता है, तो मैंने ये भी आपको आइडिया दिया था एक क्लास के अंदर कि हमारे पास दो सेक्टर्स हैं, एक फर्म्स और एक हाउसहोल्ड्स, ठीक है। ये स्टार्ट कैसे होता है, हाउसहोल्ड्स फर्म्स को क्या प्रोवाइड करते हैं, सोचो क्या आपने, दीज आर फैक्टर सर्विसेज। आप बेटा फैक्टर सर्विसेज बोलो या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोलो, वन एंड सेम थिंग, ठीक है। हम लिख लेते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। बदले में फर्म्स इनको क्या करती है, इन्हीं सर्विसेज को यूज करके सामान बनाती है, तो वो सामान क्या करती है, इनको सेल ऑफ कर देती है, तो गुड्स और सर्विसेज चला जाता है। ये तो हुआ सामान के बदले सामान, है ना। पर ऐसा थोड़ी होता है, क्या होता है, अगर आपने इनको फैक्टर सर्विसेज दी तो फर्म्स बदले में क्या करती हैं, आपको पेमेंट करती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फैक्टर इनकम बोलते हैं या फैक्टर पेमेंट। ये क्या होती है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, समझ आया। अब जो ये सामान सर्विसेज लेकर ये सामान बनाया तो ये इनको बेच दिया, तो ये बदले में क्या मिलता है इनको, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये भी हमने पढ़ा था, है ना। अब एक बार इसको ब्रीफली समझते हैं, फिर इसके नोट्स बनाएंगे। अब समझो हमने क्या पढ़ा था, दो सेक्टर्स है, फर्म्स एंड हाउसहोल्ड्स है। हाउसहोल्ड्स आर द प्रोवाइडर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कि कंट्री के अंदर जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये देने वाले कौन होते हैं, हाउसहोल्ड्स। और यही लेने वाले सर्विसेज कौन होते हैं, फर्म्स। अब फर्म्स क्या करती है, हाउसहोल्ड्स को बुलाती है कि आओ आप हमारी फैक्ट्रीज में आके काम करो, तो अपने साथ लेबर लेकर आओ, अपने साथ पैसा लेकर आओ, आप हमें जगह भी दो, हम उसके ऊपर सामान बनाएंगे। ये सब चीजें फर्म्स हाउसहोल्ड से मांगती है, तो बदले में क्या देना पड़ेगा आपको, फैक्टर इनकम, लैंड को रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट देना पड़ेगा। एक साइकिल तो ये पूरी होगी। अब इस आए हुए पैसे को ये क्या करती है, हाउसहोल्ड्स अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने पे खर्च करेगी। खर्च किया तो ये क्या बन गया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बेटा खर्च करेगी तो बदले में सामान भी तो लेगी, ये क्या कहलाते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो हमारे पास दो लूप्स बने, समझना ध्यान से कि हम करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। दो लूप्स क्या बने, एक तो ये बाहर वाला बना, ये जो बन रहा है, और एक ये अंदर वाला बना, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, देखो ध्यान से, है ना। अब बाहर वाले को अगर हम देखें तो वो भी तो फ्लो को पूरा कर रहे हैं, आपने इनको सर्विसेज दी, इन्होंने आपको क्या दे दी, गुड्स और सर्विसेज, एक साइकिल पूरी होगी। पर इसमें कहीं पे पैसे का लेन देन नहीं हुआ, सामान के बदले सामान या सर्विसेज चली गई। इस टाइप की इकोनॉमी को क्या बोलते हैं, याद करो, बार्टर इकोनॉमी या सी टू सी इकोनॉमी। अब यहाँ पे सी का क्या मतलब है, सी का मतलब यहाँ पे कंज्यूमर या फिर कमोडिटी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट क्या आता है बेटा, सी टू सी इकोनॉमी का मतलब है कंज्यूमर, बेचने वाला भी कंज्यूमर, खरीदने वाला भी कंज्यूमर, या फिर गुड के बदले गुड है तो कमोडिटी फॉर कमोडिटी होगा, ठीक है। और जो ये अंदर सर्कल बन रहा है इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ये क्या बनता है बेटा, मनी फ्लो, क्योंकि इसमें पैसा आया और पैसा चला गया। लेकिन हम इसको दूसरे नाम से जानते हैं, बार्टर इकोनॉमी के इस फ्लो को हम बोलते हैं रियल फ्लो या फिर फिजिकल फ्लो।
फिजिकल मतलब इसके अंदर कहीं ना कहीं गुड्स और सर्विसेज का रियल आउटपुट है, गुड्स और सर्विसेज का फिजिकल मूवमेंट हो रहा है, तो इसलिए फिजिकल फ्लो या रियल फ्लो बनता है। अंदर की तरफ सिर्फ पैसों का लेन देन है, नाम नाम का है वो, तो इसलिए उसको हम बोलते हैं मनी फ्लो या फिर नॉमिनल फ्लो। ठीक है, अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप अंदर मनी वाला बना रहे हो, बाहर रियल वाला बना रहे हो, या उल्टा कर रहे हो। बेटा जैसे आपको ठीक लगे वैसे बनाओ, जो पेपर में बन जाए वैसे ठीक है, पर यहाँ पे ये चीज ध्यान जरूर देना, मिक्स मत करना। मतलब जैसे आपने फैक्टर सर्विसेज बाहर बनाया, तो यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज बाहर बनाना, बाहर नीचे गलती से कंजप्शन एक्सपेंडिचर मत बनाना। ठीक है, उसका रूल क्यों है बेटा, क्योंकि देखो बाहर वाला एक डायरेक्शन में चल रहा है और अंदर वाला उसकी रिवर्स डायरेक्शन में चल रहा है, तो फ्लो तभी पूरा होगा जब आप उसको अच्छे से लेबलिंग करोगे, और ये इंपॉर्टेंट और आता है पेपर में, तो इसलिए इस पर बड़ा ध्यान देना। तो बाहर वाला सर्कल बनाकर फिर अंदर वाला बनाना और फिर उसके नेम लिखना, वहां पे तुम्हारी कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, अब इसको लिखें, कैसे लिखेंगे, चलो तो इसके नोट्स बनाएंगे बेटा। आप यहाँ पे लिखेंगे एनालिसिस इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी, हाउसहोल्ड्स प्रोवाइड फैक्टर services to firms who uses them to produce goods and services, which is again sold to the households. Since there is exchange of only goods slash services in exchange of services, this is termed as real या फिजिकल फ्लो। दोस्तों अब इसको अंडरलाइन कर दो, और हाउसहोल्ड्स और यहाँ पे फर्म्स, फैक्टर सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज। अब देखो मैंने क्यों अंडरलाइन की, जब आप अपना आंसर लिखते हो पेपर में, ये पेपर के लिए भी ठीक है, जब आप पेपर में पूरा आंसर लिखते हो तो हमेशा कोशिश ये करो पूरा पैराग्राफ लिख के उसके अंदर कुछ कीवर्ड्स अंडरलाइन करो। टीचर ने जैसे को पेज खोला, कुछ कीवर्ड्स दिखे, वो बिल्कुल उसको सही लगे, उसने वहीं के वहीं पूरे नंबर दे दिए। आपका अगर कंसेप्ट क्लियर है, आपकी प्रेजेंटेशन साफ है, तो टीचर आपके पेपर पे टाइम नहीं लगाएगी, जितना कम टाइम लगाएगी उतने मार्क्स कम कटेंगे, क्लियर कट पॉइंट है। ठीक है, तो जितना हो सकता है कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है। गोइंग अहेड, ये मेरा फर्स्ट पॉइंट था। ऐसे सेकंड पॉइंट, इन एक्सचेंज ऑफ फैक्टर सर्विसेज firms will pay households factor incomes which is used by them to purchase goods and services for their consumption, leading to consumption expenditure. Since there is exchange of money, it is known as money या नॉमिनल फ्लो। दोस्तों फिर से अंडरलाइन करेंगे, फर्म्स कर दिया, हाउसहोल्ड्स कर दिया, फैक्ट्री इनकम्स कर दिया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर दिया, परचेज गुड्स एंड सर्विसेज कर दिया, बस ये कीवर्ड्स है, आपने अंडरलाइन कर दिया। क्लियर, लास्ट थर्ड कंक्लूजन पॉइंट लिखेंगे, बोथ फ्लोज ऑपरेट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। काटा नहीं है, अंडरलाइन किया। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। बेटा देखो ऐसा नहीं है कि बाकी दोनों सेक्टर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, गवर्नमेंट भी इंपॉर्टेंट है और एक्सटर्नल सेक्टर भी इंपॉर्टेंट है, बट प्रॉब्लम ये आती है कि हम सभी सेक्टर्स को इकट्ठे नहीं पढ़ सकते। 12th का सिलेबस मेरे टाइम पे बहुत ज़्यादा था,
जब मैंने 2016 में किया था, हमारा 3 सेक्टर इकोनॉमी भी था, 4 सेक्टर इकोनॉमी भी था, बट उसके बाद कोविड के राउंड इसको कम कर दिया गया, ठीक है, सिलेबस को। तो जब आप 12th के बाद कहीं पढ़ोगे सीयूटी में या होपफुली बीकॉम या कोई और कोर्स करते हो, तो वहाँ पे 3 और 4 सेक्टर इकोनॉमी के बारे में भी आता है, बट अभी के लिए हम सिर्फ अपना सिलेबस से रिस्ट्रिक्टेड चलेंगे। अब पॉइंट यहाँ पे क्या आता है बेटा, उनको छोड़ते हैं, ठीक है, 3 सेक्टर और 4 सेक्टर को यहाँ पे समझते हैं। दिस इज तो टॉपिक कंसेप्ट है। एक टॉपिक इसके बाद जस्ट नेक्स्ट आएगा लीकेजेस एंड इंजेक्शंस। कभी होते क्या बेटा, देखो लीकेज का मतलब सिंपल सा ये हुआ ना कि जो एक फ्लो चल रहा था उसमें से कुछ बाहर चला गया, है ना। और इंजेक्शन का मतलब होता है कि जो बाहर चला गया था, जो एलिमेंट बाहर ऑलरेडी था, आपने उसको इंजेक्ट कर दिया, वापस से एंटर करा दिया, ये टॉपिक। अब इसको कैसे करेंगे देखो। अब हम यहाँ पे क्या कंसीडर करते हैं, होपफुली हो गया। अगर आपने नोट्स लिखना है तो गेटिंग द साइट स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज करके फटाफट से लिख लो। सो होपफुली आपने ये लिख लिया नोट्स को। अब इस पे आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ मुझे मतलब आई एम नॉट अवेयर कि आपको क्या कंसीडरेशन है, आपका क्या प्रेफरेंस है, कि डू यू वांट कि मैं ऐसे नोट्स बनवाऊँ या फिर जस्ट टॉपिक्स को इन डिटेल समझाता जाऊँ और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ूँ। नोट्स तो आप अपने आप कर लोगे, बट मेरे को पर्सनली लगता है पेपर में प्रॉब्लम यही आती है कि हम लिखेंगे कैसे। तो मैं आपको वहाँ पे हेल्प करना चाह रहा हूँ। आई एम ट्राइंग कि मैं बहुत कम से कम लिखूँ, पेपर में इतना आप लिख रहे हो तो बहुत अच्छा है। इसके ऊपर थोड़ा लिखना चाहता हूँ अपनी जो मैं पीडीएफ दूंगा नोट्स की उसमें से, कि आप अपनी बुक्स में से थोड़ा बहुत ऐड ऑन कर सकते हो, बट इतना भी लिख रहे हो तो नॉट वेरी इनफ, ठीक है। सो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आने से पहले बेटा मुझे एक डिफरेंस कराना है रियल और नॉमिनल फ्लो के बीच में। एक टेबुलर फॉर्मेट में मैं जस्ट लिख देता हूँ नेक्स्ट क्लिप में, और उसमें से समझा देता हूँ वर्बली, लिखने पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बट बिफोर गोइंग अहेड एक चीज़ और समझना, मैं लीकेज और इंजेक्शन के बारे में बात कर रहा था, सो इसी फ्लो से समझेंगे, ठीक है। अब समझना ध्यान से देखो। सपोज करते हैं फर्म्स ने 100 रुपये इनको दिए थे, 100 तो कम है, चलो 10,000 मानते हैं कि फर्म्स ने रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के रूप में फॉर्म में फर्म्स ने हाउस होल्ड्स को 10,000 रुपये दिए, है ना। तो क्या अपने से लगा कर चलो, अगर मेरी 10,000 रुपये की कमाई है तो क्या मैं 10 के 10,000 रुपये खर्च कर देता हूँ? नहीं करता। क्यों? उसका रीजन ये होता है बेटा, जितना भी हम कमाते हैं मतलब इनकम पाई, उसको हम 2 जगह खर्च करते हैं, या तो हम कंज्यूम करते हैं या फिर हम उसको क्या करते हैं, सेव करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। तो अगर आपने 1 रुपया भी कमाया तो वो 1 का 1 रुपया खर्च कभी नहीं किया जाएगा, उसमें से कुछ खर्च होगा, कुछ क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। वो डिपेंड करता है कि आप किस इनकम लेवल पे आते हो। अगर आप बहुत कम इनकम लेवल पे हो तो खर्चा ज़्यादा होगा, सेव कम होगा। और अगर आप टॉप लेवल पे आ जाते हो तो सेव ज़्यादा होगा और खर्च कम होगा। उसे हम नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे एडीएस में, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ यहाँ पे आते हैं। तो हम वापस से इस पे थे कि इनकम का कुछ पोर्शन कंज्यूम होता है, कुछ पोर्शन क्या होता है, सेव होता है। अभी जो ये चल रहा है, ये क्या चल रहा है, इस असम्पशन पे कि आपने जितना कमाया उतना ही क्या कर दिया, खर्च कर दिया। बट क्या रियल इकोनॉमी में ऐसा होता है? नहीं होता। उसमें क्या होगा, रियल इकोनॉमी में 10,000 में से हाउस होल्ड क्या करेगा, 10,000 में से सपोज 8,000 तो उसने क्या कर लिया, खर्च कर दिया, 2,000 रुपये क्या कर लिए, सेव कर लिए। अब सेव करेगा तो कहाँ जाके करेगा, बैंक में। 8,000 जो खर्च किए वो यहाँ पे आ गए। अब बताओ मुझे, क्या इनकम और एक्सपेंडिचर इक्वल हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कुछ पैसा इस सर्कुलर फ्लो से बाहर निकल गया। कैसे निकल गया? सेविंग्स की फॉर्म में। तो वो जो सेविंग्स की फॉर्म में पैसा बाहर निकल गया, उस निकले हुए पैसे को क्या बोलते हैं, लीकेज। लीकेज का मतलब क्या हुआ, सर्कुलर फ्लो से जो पैसा बाहर निकल जाएगा उसी पैसे को क्या बोलते हैं बेटा, लीकेजेस बोलते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे ब्रीफली लिखता हूँ, लीकेज का मतलब क्या होगा। आपने जब ये नोट्स पूरे कर लिए हैं, इसके बाद नया टॉपिक लिखना ऐसे करके टर्म्स, और उसमें भी पहली टर्म है हमारी लीकेज। इस टॉपिक से अलग है, पेपर में नहीं लिखनी, ना ही डायग्राम बनाना है। डायग्राम में ये चीजें मत बनाना, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ लीकेज और इंजेक्शन की डिफाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, इससे ज्यादा नहीं आता। तो लीकेज का मतलब क्या है, एनी ट्रांजैक्शन और इवेंट leading to a disruption or reduction to the circular flow of income. एग्जाम्पल अंडरलाइन करेंगे, ट्रांजैक्शन, इवेंट, डिस्ट्रप्शन और रिडक्शन, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है। ये मत कहना सारे कर दिया, लेकिन हाँ कुछ की टर्म्स की हैं, आप चाहो तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को रहने देना, ठीक है। अंडरलाइन मत करना। एग्जाम्पल सेविंग्स, हमने अभी अभी देखा है ना, जब पैसा सेव हो गया तो पैसा सर्कुलर फ्लो से बाहर निकल गया। ऐसे 3 सेक्टर में सोच के देखो, जब गवर्नमेंट भी आ गई,
अब अगर मैं सपोज करो इसी सर्कुलर फ्लो में से 10 रुपए का टैक्स गवर्नमेंट को दे देता हूँ, समझना 10,000 रुपये कमाए, उसमें से 1,000 रुपये का टैक्स मैंने डिपॉजिट करा दिया गवर्नमेंट को, 9,000 रुपये मैंने खर्च कर दिए, तो वो जो 1,000 का टैक्स डिपॉजिट हो गया फर्म्स के पास थोड़ी गया, वो टैक्स भी क्या बन गया, एक तरीके से लीकेज बन गया, है ना। तो हमने क्या कहा, टैक्सेस भी क्या होती हैं, लीकेजेस होती हैं। अब फोर्थ सेक्टर पे चलते हैं। अगर फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी के अंदर आपने इंडिया से ना मंगा के किसी फॉरेन सेक्टर से मंगवा लिया, इंपोर्ट करा लिया, तो जो आपने पैसे कमाए थे वो सारे के सारे कंट्री में तो नहीं खर्च हुए, उसमें से कुछ पैसा आपने कंट्री के बाहर भेज दिया, तो वो पैसा भी क्या बन गया, लीकेज बन गया। तो हमने क्या कहा, टैक्सेस या फिर इंपोर्ट्स। ठीक है, ये तीन क्या होती है आपकी, लीकेजेस होती है। अब इंजेक्शन समझो क्या होता है। अब बेटा एक चीज समझना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम कॉइन की दोनों साइड्स देख रहे हैं। मतलब सिक्का है तो उसकी दोनों साइड्स होंगी ऑब्वियसली, तो सेम यहाँ पर है। अब मुझे एक बात बताओ, ये पैसा जो सेव हुआ, ये कहाँ पे सेव हुआ, बैंक में। क्या बैंक आपके पैसे को बैंक के अंदर ही रखता है और कुछ नहीं करता उस पैसे का, करता है ना, क्या करता है, उसी पैसे को आगे लोन दे देते हैं। वो लोन देगा तो कौन लोन लेगा, या तो हम लेंगे या फर्म्स लेंगी। अगर फर्म्स लोन ले रही है तो वो पैसा क्या करती है, वापिस से इन्वेस्ट कर देती है ना। तो हमें क्या होगा, यहाँ पे फर्म्स ने क्या किया, 1,000 रुपये का या 2,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर दिया। अगर इन्वेस्ट किया तो वापिस से सर्कुलर फ्लो में 2,000 रुपये क्या हो जाएंगे, इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ, जितना पैसा आप सेव करते हो वही पैसा इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में वापस क्या होता है, लीकेज से इंजेक्शन बन के आ जाता है। अब मैं तुम्हारी असम्पशन से बिल्कुल क्लियर हूँ कि जरूरी नहीं है कि जितना पैसा बाहर गया बैंक के अंदर वही सारा पैसा लोन में जाएगा और सारा पैसा इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में भी आएगा। हो सकता है कोई और लोन ले ले, हो सकता है कहीं कंट्री के बाहर पैसा चला जाए, सब स्टार्ट हो रहे हैं, हो सकता है वर्ड से। इसका मतलब पॉसिबिलिटी है, श्योरिटी नहीं है। विच मीन्स हम जब भी कोई मॉडल बनाते हैं बेटा, तो उसकी एक असम्पशन होती है, एक या काफी सारी असम्पशंस होती है। तो यहाँ पे हम ये अज्यूम करें, पहली असम्पशन कैशलेस है। अब देखो मैंने तुमको यहाँ पे क्या समझाया, आपने पैसा सेव किया बैंक में तो वो लोन के फॉर्म में आया। पर अगर मैं पैसा बैंक में सेव ना करूँ, मैं ये 2,000 रुपये अपने घर में बेड के नीचे छिपा के रख दूँ, अब बताओ अगर ये पैसा आपने कैश की फॉर्म में सेव कर लिया तो उस सिचुएशन में ये तो कभी वापस आएगा ही नहीं, जब आएगा तब आएगा 4 साल 5 साल 10 साल के बाद। तो पॉइंट यहाँ पे क्या होगा, हम कभी भी कोई मॉडल बनाते हैं तो ये सारे इफ एंड बट हटा देते हैं असम्पशन में कि हमारी इकोनॉमी कैशलेस है। कैशलेस का मतलब ये पैसा कैश में तो सेव होने नहीं वाला, बैंक में जाएगा तो वापस इन्वेस्ट होगा, आई एग्री, फर्म्स करेंगी तो वापस आएगा, हाउस होल्ड्स करेंगे तो नहीं आएगा, है ना, बिल्कुल मानते। बट वो एक राउंड में नहीं आया तो दूसरे राउंड में आएगा, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, कहीं ना कहीं से वो पैसा वापस आ जाएगा। हम सिर्फ ऊपर से एक बार समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप बैंक में 2,000 रुपये सेव करा देते हो तो बैंक वो आगे लोन दे देगा, जो वापस खर्च होगा तो वापस से क्या कर जाएगा, इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में इंजेक्शन मिल जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल, अगर आपने गवर्नमेंट को टैक्सेस दे दिए तो आपका क्या बन गया, लीकेज बन गया। बट सरकार वापस से क्या करती है, पैसा खर्च करती है। अब जितनी उनकी कमाई है उससे ज्यादा तो वैसे वो खर्च करते हैं, पर अगर उन्होंने आपसे 1,000 रुपये का टैक्स लिया तो उस 1,000 रुपये को वो क्या करते हैं, कंट्री के वेलफेयर में खर्च कर देते हैं या प्रोडक्शन में, तो वापिस से खर्च होगा तो सर्कुलर फ्लो के अंदर इंजेक्ट हो जाएगा। सेम इंपोर्ट्स के साथ आपकी कंट्री से जितना इंपोर्ट में सामान आता है और उसकी पेमेंट होती है उतना ही हम एक्सपोर्ट करके वो पैसे वापस ले आते हैं। विच मीन्स इन तीनों के अपोजिट्स में इंजेक्शन क्या बनते हैं, इन्वेस्टमेंट्स, सब्सिडीज या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और इसका क्या बनता है, एक्सपोर्ट्स। ये इंजेक्शंस हैं। लिखता हूँ फटाफट से, समझ आने से। सो एनी ट्रांजैक्शन इवेंट लीडिंग टू, सब सेम यहाँ से, इंक्रीज और इंक्रीमेंट टू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। एग्जांपल, सेविंग्स की जगह क्या बताया बेटा, इन्वेस्टमेंट, टैक्सेस की जगह क्या बताया, सब्सिडीज। सब्सिडीज होते हैं जो गवर्नमेंट आपको टैक्स में छूट देती है और अपनी तरफ से खर्चा कर देती है, या गवर्नमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और एक्सपोर्ट्स, ये आपके इंजेक्शंस के। प्लीज यार माफ कर देना इतनी गंदी राइटिंग और प्रेजेंटेशन के लिए, बट तुम्हारी प्रेजेंटेशन टिप टॉप होनी चाहिए। तो मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ कि ये समझ नहीं आ रहा है नोट्स कहाँ बनाने हैं, तो सर्कुलर फ्लो का पूरा टॉपिक होने के बाद एक नया टॉपिक डालना, हैशटैग टर्म्स। टर्म्स के अंदर फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, लीकेज एक्सप्लेन करो, इंजेक्शन की डिफाइन लिखो। इंजेक्शन की डिफाइन सेम है, एनी ट्रांजैक्शन या इवेंट लीडिंग टू ओके बात इंक्रीज या इंक्रीमेंट टू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। एग्जांपल, इन्वेस्टमेंट, सब्सिडीज, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक्सपोर्ट्स। डायग्राम में कुछ लिखाने करने की जरूरत नहीं है, जैसा तुमने बना लिया पहले वही बनेगा, ये और ये उसमें कहीं पे भी मेंशन करने की जरूरत नहीं है। सो आई होप ये सब क्लियर है।
जस्ट फटाफट से मैं बोर्ड रब करता हूँ और इसके बाद 2 डिफरेंसेस करेंगे विल बाइंड दिस चैप्टर। 5 मिनट और लगाऊंगा मैं। एक डिफरेंस कर दिया रियल और नॉमिनल फ्लो का, मैं लिख देता हूँ बोर्ड पर ही, और एक हम डिफरेंस करेंगे फ्लो और स्टॉक वेरिएबल का, ठीक है। जस्ट गिव मी 5 मिनट्स। तो चलते हैं बेटा अपनी नेक्स्ट पार्ट पर। दिस इज लास्ट पार्ट फॉर द वीडियो टुडे। आज हम इसमें पूरे चैप्टर वाइंड अप कर लेंगे, बस इसके बाद ये दो टॉपिक्स। पहला पार्ट है रियल फ्लो वर्सेस नॉमिनल फ्लो। हमने दोनों के बीच में बहुत बेसिक सा डिफरेंस पढ़ा उस टेबल डायग्राम से, उसी को हम पॉइंट्स में लिख रहे हैं सिर्फ, ठीक है। फर्स्ट पार्ट मीनिंग, रियल फ्लो के अंदर गुड्स और सर्विसेज का ही एक्सचेंज होता है फॉर्म्स और हाउसहोल्ड्स के बीच, जबकि नॉमिनल फ्लो के अंदर मनी का एक्सचेंज था। एक तरफ से फैक्टर इनकम आ रहा था और दूसरी तरफ से खर्चा जा रहा था। इसके अंदर कोई गुड्स सर्विसेज नहीं थे, इसके अंदर कोई पैसा नहीं था, है ना। सेकंड, इसका दूसरा नाम क्या है, फिजिकल फ्लो, क्योंकि इसके अंदर एक्चुअल सामान का आना जाना है। फिजिकल का मतलब बेटा वो होता है जिसको आप देख सकते हो अपनी आंखों से, फील कर सकते हो, मूव कर सकते हो, टच कर सकते हो, है ना। इसके अंदर सामान का आना जाना था, पर इसके अंदर क्या था, मनी का आना जाना था। तो नॉमिनल फ्लो बोलते हैं या फिर मनी फ्लो बोलते हैं। थर्ड आता है डिफिकल्टी, क्योंकि इसमें सामान के बदले सामान आएगा, तो जो बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम्स है वो सेम प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिलती है। कैसे, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ फॉर्म्स है, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, ये 3-4 प्रॉब्लम्स है जो तुमने 9th में पढ़ी होंगी, 10th में पढ़ी होंगी, सॉरी, इकोनॉमिक्स में मनी एंड क्रेडिट चैप्टर में। इन केस नहीं भी पढ़ी तो हम करेंगे ये वाली मनी एंड बैंकिंग वाली यूनिट के अंदर, अभी के लिए छोड़ते हैं। यहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट स्कोप क्या है, जो रियल फ्लो है वो एक्चुअली ये बताता है कंट्री के अंदर प्रोडक्शन कितनी हुई है सामान की, गुड्स एंड सर्विसेज कितने हुए जिससे मेरी कंट्री की नेशनल इनकम 100% बढ़ती है, व्हिच मींस ये कंट्री की एक्चुअल प्रोडक्शन बताता है कि सामान कितना बना, जबकि इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये हमें सिर्फ क्या बताता है, सामान तो बना ही बना है, उसके साथ साथ वो कितने का बिका है, जिसके अंदर प्राइस बढ़ भी गए हैं इन्फ्लेशन से, तो वो भी कंसीडर हो जाते हैं, ठीक है। सो दिस वाज द डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस है, कम आने के चांसेस है तो स्किप भी कर सकते हो एक पॉइंट के बाद, ठीक है। रीडिंग कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। दिस इज स्टॉक वर्सेस फ्लो। अब इसको समझो पहले, ये है क्या, एक टॉपिक है सिंपल सा, स्टॉक वेरिएबल्स एंड फ्लो वेरिएबल्स। कोई इसका डायरेक्ट रेलेवेंस नहीं है, पर इनडायरेक्ट एमसीक्यू की फॉर्म में या 2 मार्क या 3 मार्क का डिफरेंस आता है, ठीक है। हम मैक्रो इकोनॉमिक्स या इंडियन इकोनॉमी के अंदर काफी सारे टॉपिक्स करेंगे, उसमें से कुछ टॉपिक्स होते हैं जो स्टॉक कंसेप्ट होते हैं, कुछ टॉपिक्स होते हैं जो फ्लो कंसेप्ट होते हैं। अब सुनिए, इसको हम कैसे समझते हैं, बुक के एग्जांपल से समझते हैं। से कि आपके पास एक बीकर है जिसमें आपने यहाँ पे होल बना के पाइप निकाल दिए, इसके अंदर पानी है यहाँ तक, अब पानी निकलता जाएगा, है ना। अब अगर मैं आपको ये कहूँ, मैं 1 घंटे बाद पूछूं तो कितना पानी निकल गया, फ्लो कर गया, वो मेरे लिए फ्लो कंसेप्ट है। और ये कहूँ 1 घंटे के बाद कितना पानी है इसमें, इस टाइम पर, एट प्रेजेंट, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर कितना पानी है, वो उसका स्टॉक कंसेप्ट है कि स्टॉक में कितना पानी रहेगा, ये बताओ। तो ये डिफरेंस है। तो जब आप किसी के पॉइंट ऑफ टाइम की बात करो जो चेंज ना हो, वो क्या बनता है आपका स्टॉक। और जो फ्लो करता जा रहा है, जिसको 1 घंटे में, 1 हफ्ते में, 1 महीने में कुछ चेंज देखने को मिलता है, वो क्या बन जाता है, फ्लो कंसेप्ट बनता है। इसको कॉमर्स वाले बच्चे कैसे रिलेट कर सकते हैं, जब आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो तो उसके अंदर एक ट्रेडिंग पी&एल अकाउंट बनाते हो, जिसके ऊपर क्या लिखा जाता है, ट्रेडिंग पी&एल अकाउंट प्रिपेयर्ड फॉर द ईयर एंडेड 2025, 26 एंड सो ऑन। अब उसमें फॉर द ईयर लिखा, लेकिन जब आप बैलेंस शीट बनाते हो तो उसमें क्या लिखा जाता है, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2026, व्हिच मींस एक चीज बनती है पूरे साल के लिए, जिसमें आप हर टाइम पर ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट करते हो, पूरे साल में सेल्स कितनी हुई, पूरे साल में परचेज कितनी हुई, खर्चे कितने हुए, इनकम कितनी हुई, एंड सो ऑन। पर बैलेंस शीट एक दिन पर बनाई जाती है कि आज की डेट पर बताओ मेरे पास क्या एसेट है, क्या लायबिलिटी है, नेट कितना बचा हुआ है, इसे हम बोलते हैं स्टॉक कंसेप्ट। जबकि पी&एल ट्रेडिंग क्या बनते हैं, फ्लो कंसेप्ट, है। कुछ समझ आया। अब इसको और डिटेल में समझते हैं। तो जब भी किसी चीज की बात पॉइंट ऑफ टाइम से की जाएगी, कि एक पॉइंट पे पूछ रहा है कि 31 मार्च को क्या है, 1:02 पे कितना है से, या फिर मार्च के एंड पर कितनी वैल्यू है, ये सब क्या आपके पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है, तो ये क्या बनता है, स्टॉक कंसेप्ट। बट कभी भी पीरियड की बात की जाए, एक दिन में कितना सेल है, एक महीने में कितनी सेल है, एक हफ्ते में कितनी सेल है, या एक हफ्ते में कितनी पॉपुलेशन में बर्थ रेट्स देखने को मिली है, तो ये सब किसकी बात कर रहा है, फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम की, ये क्या बनता है, फ्लो कंसेप्ट, ठीक है। अब एग्जांपल देखना, अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूँ स्टॉक, और अगर मैं पीरियड की बात करता हूँ, तो एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा और एक क्या होगा, एंडिंग पॉइंट होगा, है ना। इस पॉइंट के क्या कोई डायमेंशंस होते हैं, डायमेंशन मतलब लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है, नहीं होती ना, व्हिच मींस कभी भी पॉइंट ऑफ टाइम की बात की जाती है तो उसमें टाइम डायमेंशन नहीं होगा। कभी भी पीरियड ऑफ टाइम की बात की जाएगी तो टाइम का डायमेंशन जरूर होगा। ये एक दिन हो सकता है, एक घंटा हो सकता है, एक हफ्ता हो सकता है, एक महीना हो सकता है, व्हिच मींस इसमें टाइम डायमेंशन नहीं होता, पर इसमें टाइम का डायमेंशन होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, नेचर।
ये स्टैटिक है। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, सेम रहेगा, ये चेंज नहीं हो रहा। जबकि ये शुरू हुआ तो खत्म होने के टाइम तक बार बार क्या करेगा, चेंज होता जाएगा, इसलिए ये स्टैटिक रहता है। और ये क्या होता है, डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब होता है जो बदलता रहे या चेंज हो जाए। एग्जाम्पल, अगर आप बैलेंस शीट की बात करते हो तो 31 मार्च 2026, ट्रेडिंग पीएनएल की बात करते हो तो फॉर द ईयर एंडिंग 2026। अगर आप नेशनल वेल्थ की बात करते हो कि एक दिन पर हमारी कंट्री में कितने रिजर्व्स हैं, मिनरल के, आयरन ओर के, बॉक्साइट के, किसी के भी, तो वो नेशन की वेल्थ है एक पॉइंट पर। जबकि कंट्री की नेशनल इनकम, जीडीपी या जितने भी एग्रीगेट्स आप करोगे वो सब क्या आपके लिए फ्लो कंसेप्ट है, क्योंकि वो पूरे साल की इनकम की बात कर रहे हैं कि एक साल में आपने कितनी इनकम कमाई है। ठीक है। थर्ड आता है इसका एग्जाम्पल कैपिटल। ऐसे उसके एग्जाम्पल सेम नेशनल इनकम ही बनता है, मैंने उसमें क्लब कर दिया। फिर हमारी आज की डेट पे पॉपुलेशन कितनी है, या एक साल में बर्थ रेट कितने थे, डेथ रेट्स कितने हैं। फिर आता है मनी सप्लाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। मनी एंड बैंकिंग में एक टॉपिक आएगा मनी सप्लाई, वहां पे पक्का आता है। तो मनी सप्लाई इज आल्सो अ स्टॉक कंसेप्ट। मनी सप्लाई कहते हैं एक दिन पर, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर कंट्री के अंदर कितना पैसा सर्कुलेट हो रहा है, एक पॉइंट पर कितना पैसा मार्केट में इशूड है, उसे क्या बोलते हैं, मनी सप्लाई बोलते हैं। तो पॉइंट की बात हो रहा है स्टॉक कंसेप्ट। जबकि सेविंग्स की बात की जाएगी कि आपने इस साल में कितनी सेविंग्स कर ली, वो क्या आपका फ्लो कंसेप्ट है। देन बैंक बैलेंस कितना है एक पॉइंट पर, या बैंक में डिपॉजिट्स कितने कराए एक महीने में, तो वो फ्लो है, ये स्टॉक है। ऐसे ही एक गोडाउन में अब आज एट प्रेजेंट कितना वीट का स्टॉक रखा हुआ है, स्टॉक पर मैं कहूँ एक महीने में या 2 महीनों में आपने कितना वीट प्रोड्यूस किया, वो फ्लो हो जाएगा। ठीक है। अब देखो इसके अंदर एक मैंने छोड़ दिया इन्वेस्टमेंट्स का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। पहले इन्वेस्टमेंट लिखा है या नेट इन्वेस्टमेंट लिखा है, ये कभी मत बोलना, ये हमेशा क्या होता है, फ्लो कंसेप्ट होता है। ठीक है। देखो अब देखो ये खत्म है चैप्टर, अब चैप्टर को छोड़ते हैं, बस मेरा 1 मिनट मुझे ले लें कि सिंपली क्या है, मैं तुमसे अगर इंग्लिश वोकैबुलरी की बेसिस पे बात करता हूँ, मुझे नहीं पता मैं कितना 100% मतलब राइट हूँ या उसमें से कुछ गलत मैं जा रहा हूँ, बट मेरा इतना हमेशा से डाउट रहा है जिसका मुझे कभी भी सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिला। ठीक है, वो मैं तुमसे पूछता हूँ, लेट्स सी कि आप कितना उसमें रिलेट कर पाओगे, समझ पाओगे, बता पाओगे मुझे भी। सो इट इज ऑलवेज अ कंफ्यूजन बिटवीन सेविंग एंड सेविंग्स। अब सेविंग बिना एस के, तो सेविंग इज अ हैबिट, तो मेरी एक हैबिट है कि मैं पैसा सेव करता हूँ। अब सेविंग तो एक पॉइंट की बात नहीं करता, एक महीना, एक हफ्ता ऐसे कर सकते हैं। तो सेविंग फ्लो हुआ, पर सेविंग्स का क्या मतलब हुआ, प्लूरल में सेविंग्स। तो अगर मैं कहूँ मेरी सेविंग्स है सिर्फ 5000 रुपीज़, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं। पर जब भी हम बुक्स देखते हैं ना बेटा, वहाँ पे ना सेविंग लिखा होता है ना सेविंग्स, दोनों में कंफ्यूजन नहीं है। वो सेविंग्स की बात करते हैं और सेविंग्स को किस में डाल देता है, फ्लो में डाल देता है। तो यही मेरा डाउट है सेम इन्वेस्टमेंट के साथ। अगर इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो वो फ्लो हो सकता है, बट इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं तो मेरी आज की डेट में इन्वेस्टमेंट्स कितनी है, वो मेरे लिए क्या बनता है, नाउन बनता है, विच शुड बी अ स्टॉक कंसेप्ट। बट बुक्स में हमें हमेशा भी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स किस में देखने को मिली है, फ्लो में। तो कंफ्यूजन ये है, बट आपको पेपर में लिखना हो तो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स दोनों इसमें जाती है। बट आइडियली जो लॉजिकल बनता है वो ये बनता है कि अगर सेविंग और इन्वेस्टमेंट है तो फ्लो है, पर सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स है तो क्या बनना चाहिए, स्टॉक बनना चाहिए। बट मुझे इसका कभी सेटिस्फैक्टरी आंसर मिला नहीं है, तो हम बुक के साथ ही चलते हैं, विच इज ऑलवेज फ्लो कंसेप्ट। ठीक है, तो मेरी तरफ से यहाँ पे बेटा आपका फर्स्ट चैप्टर डन होता है। इसके अलावा अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसके अंदर काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं छोटे छोटे, तो आई एम अज्यूमिंग 5 to 6 क्लासेस उस पर जाएंगी कम से कम। तो काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, हर वीडियो में अगर हम 3 या 2 टॉपिक्स भी कवर करते हैं तब भी टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड, इतनी ही एनर्जी मेंटेन करना है, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग लॉट मोर इंटरेक्शन विद यू पीपल। तो आई ट्राई कि अगर अच्छा इंटरेक्शन होता है तो मैं कोई ग्रुप बना लूँ जिसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ भी शेयर कर सकूँ, तो टेलीग्राम पे सुनर। बट टिल देन लेट्स सी कि आप कितना सपोर्ट करते हैं और कितने और व्यूअरशिप बढ़ती है, देन विल डिसाइड कि मैं और कितना अपनी तरफ से एफर्ट्स आपको दे पाऊंगा। बट अभी तक मैं अपनी तरफ से जितना हो सकता है उतना ट्राई कर रहा हूँ कि जितनी डिटेल में करवा सकूँ उतना डिटेल में कराऊँ, एंड डू नॉट लूज इंटरेस्ट इन बिटवीन। मेरी तरफ से फुल कंट्रीब्यूशन है, लेट्स सी आपका कितना पार्टिसिपेशन है। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल येट, डू सब्सक्राइब इट। आज के अटेंडेंस जरूर लगाना, और उसके अलावा वीडियो को लाइक करना मत भूलना। जस्ट शेयर योर अटेंडेंस, योर नेम एंड योर सिटीज नेम, नथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड। इतना भी मेरे लिए इनफ होगा कि हाँ बच्चे इंटरेक्शन देख रहे हैं और उनको समझ भी आ रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हैप्पी। हैप्पी रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, खुश रहो और सबको खुश रखो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।